नमस्ते बच्चों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो हमने क्लास 11th इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया है, जिसमें देखो बच्चों हम कहाँ तक स्टडी कर चुके हैं। तो हमने मीनिंग, डेफिनेशन ये सब कुछ देख लिया था और हम लोग पिछले वीडियो में देख रहे थे बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें ये जो आपका पहला पॉइंट है इसके बारे में हमने पूरा देख लिया था, है ना। वांट के बारे में देखा था ना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वांट्स, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ वांट्स, बराबर। ये सारी चीज़ें हमने देख ली थी। अभी हम लोग आगे देखेंगे बच्चों, आगे जो भी बेसिक कंसेप्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स के, उनको हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं बच्चों। अब देखो यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या दिया है, गुड्स एंड सर्विसेज। अब ये गुड्स एंड सर्विसेज क्या होती हैं, टेक्स्ट बुक है ना आपके सामने, यस, पेंसिल भी है, चलिए अच्छी बात है। तो देखिए बच्चों इसमें क्या दिया है कि दीज आर पॉपुलर टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी गुड्स एंड सर्विसेज आपको बार बार देखने के लिए मिलेगा। देखना आप 12th में जाओगे तो भी और अभी भी आपको मिलेगा, ठीक है। अब ये गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब क्या होता है, तो गुड्स मतलब क्या, बहुत ही सिंपल है बच्चों, नाम से ही समझने का। गुड्स यानी क्या, कोई सामान। देखो इसमें क्या लिखा है, एनीथिंग दैट सेटिस्फाइज ह्यूमन वॉन्ट्स इज टर्म एज गुड, ठीक है। इट हैज मटेरियल एग्जिस्टेंस, फॉर एग्जाम्पल चॉक यूज्ड बाय अ टीचर। देखो बच्चों गुड्स क्या होते हैं, जैसे कि जिस भी चीज़ से हमारी जो वांट है अगर वो पूरी होती है, मतलब हमको जो चाहिए, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, यस यहाँ पे इतना अच्छा एग्जाम्पल तो दिया है, जो टीचर है वो चॉक का यूज़ करते हैं, बराबर। तो ये जो चॉक है ना, ये क्या है बच्चों, ये आपका गुड है, क्योंकि इसकी मदद से क्या हुआ, जो मेरा ये लिखने का जो ज़रूरत था, ठीक है, वो क्या हुआ, पूरा हुआ। समझ में आया कि नहीं। गुड्स मतलब क्या, कोई सामान होता है जिससे हमारे जो वांट्स है ना वो क्या होते हैं, पूरे होते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, गुड्स कहते हैं, ठीक है, सिंपल है ना। अब चलिए बच्चों हम लोग यहाँ पे सर्विसेज की बात करते हैं। तो अब ये सर्विसेज क्या होते हैं, तो देखो सर्विसेज ऑल्सो सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स बट डू नॉट हैव एनी मटेरियल एग्जिस्टेंस। देखो बच्चों गुड्स में क्या होता था, कुछ ना कुछ मटेरियल है, जैसे कि चौक है, चौक तो वो आपको दिखाई दे रहा है, हाँ ये चौक है, ठीक है ना। हमने पैसा दिया, हमको वो सामान मिला, ठीक है, पैसा दिया सामान मिला, आपके हाथ में आया, फिजिकल एग्जिस्टेंस है उसका, समझ में आया। तो इसको हम लोग गुड्स बोलते हैं। लेकिन अभी सर्विसेज में देखना, ये भी क्या करता है, ह्यूमन के वांट्स को ही सेटिस्फाई करता है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, यानी आप उसको देख नहीं सकते। जैसे कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक है, डॉक्टर के पास गए, उन्होंने आपका क्या किया बच्चों, उन्होंने आपका इलाज किया, ठीक है। तो उसके लिए क्या लेते हैं वो आपसे फीस लेते, फीस के बदले में उन्होंने आपको कुछ ऐसा, जैसे दुकान पे जाकर के हम लोग सामान खरीदते वैसा कुछ मिला क्या, नहीं, उन्होंने क्या किया, आपको मतलब आपका ट्रीटमेंट किया। समझ में आ रहा है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, ये थोड़ा आपको कंफ्यूजिंग लग रहा होगा। ये देखो यहाँ पे सबसे अच्छा एग्जांपल दिया गया है, टीचिंग ऑफर्ड बाय द टीचर, ठीक है। जैसे टीचर आपको क्या करते हैं बच्चों, पढ़ाते हैं, बराबर, आप उनको फीस देते हो, उसके बदले में आपको कोई सामान मिलता है क्या, नहीं, आपको सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, सर्विस दी जाती है ना, आपको पढ़ाया जाता है। समझ में आ रहा है, आप पैसा देते हो तो आपको पढ़ाया जाता है, यानी ये आपके लिए क्या है, सर्विस है, सर्विस है ना, क्योंकि हम कुछ सामान नहीं दे रहे बल्कि आपको क्या कर रहे हैं बच्चों, पढ़ा रहे हैं। समझ में आया। तो ये होती हैं सर्विसेज, ठीक है। सर्विसेज के बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, जैसे कि ट्रेन में आप जाते हो, ठीक है, तो ट्रेन में मतलब ट्रेन का जब आप टिकट लेते हो तो उसके बदले में आपको कोई सामान मिलता है क्या, नहीं, आप क्या करते हो, ट्रैवलिंग करते हो। समझ में आया। वैसे ही अगर आप रिक्शे से जाते हो, बस से जाते हो, तो ये भी किस में आती है बच्चों, सर्विसेज में ही आती हैं। समझे, अच्छे से समझा ना आपको गुड्स एंड सर्विसेज। चलिए बहुत अच्छी बात है। अभी हम लोग आगे चलेंगे, यूटिलिटी। अब ये यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, तो कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स और वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी इज कॉल्ड यूटिलिटी। यूटिलिटी किसको कहा जाता है बच्चों, जैसे कि कोई कमोडिटी है, ठीक है, तो उसको, जैसे कि हमारी ज़रूरत होती है ना, कमोडिटीज से हमारी जो वांट्स है वो क्या होती है, पूरी होती है, ठीक है। तो उसके अंदर कितनी कैपेसिटी है वांट्स को पूरी करने की, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, यूटिलिटी कहते हैं बच्चों। समझ में आया। जैसे कि चौक से हमारी जो लिखने की यूटिलिटी है वो पूरी होती है। समझ रहे हो कि नहीं बात को। तो यूटिलिटी क्या है, इन सिंपल वर्ड्स आप लोग समझिए, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी इज कॉल्ड यूटिलिटी, यानी कोई कमोडिटी है तो वांट को सेटिस्फाई करने की पावर उसकी कितनी है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, यूटिलिटी बोलते हैं, ठीक है। सिंपल है, आप समझिए तो सही। क्या लिखा है एक बार फिर से पढ़ लो एक बार, कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी, ठीक है, कमोडिटी की कैपेसिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट, ह्यूमन के वांट को सेटिस्फाई करने की पावर, मतलब कैपेसिटी उसकी जो रहती है, उसी को हम लोग यूटिलिटी बोलते हैं। क्लियर।
चलिए आगे चलते हैं बच्चों। अभी यहाँ पे हम लोग वैल्यू की बात करेंगे। तो वैल्यू हैज़ टू अप्रोचेस इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में दो अप्रोचेस होते हैं वैल्यू के। पहला तो वैल्यू इन यूज और दूसरा होता है वैल्यू इन एक्सचेंज। अब ये दोनों में क्या होता है आपको बताती हूँ। वैल्यू इन यूज, इसका मीनिंग क्या है कि इट रेफर्स टू द वर्थ ऑफ अ कमोडिटी। इन सिंपल वर्ड्स इट इज यूजफुलनेस ऑफ अ कॉमोडिटी। मतलब वैल्यू इन यूज क्या है बच्चों, यूजफुलनेस ऑफ अ कॉमोडिटी। मतलब कोई भी कॉमोडिटी है तो उसकी यूजफुलनेस कितनी है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, वैल्यू इन यूज। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे किसकी बात करूँ, यस यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है। देखो आपके टेक्स्ट बुक में ना बड़े अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स दिए गए जिससे आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो बच्चों सनशाइन का एग्जाम्पल दिया है। सनशाइन मतलब क्या, सूरज जी की किरणें, ठीक है। तो वो जो है इनका बहुत मतलब सब लोग इसका यूज करते हैं ना, तो ये क्या है, हाई वैल्यू इन यूज, यानी सबको इसकी जरूरत है। समझ में आ रहा है, सब लोग इसका यूज करते हैं तो इसका जो वैल्यू है, वैल्यू इन यूज, ये क्या है बच्चों, एकदम हाई है। समझे, तो वही बात यहाँ पे दी गई है। और सुनो, ये जो सनशाइन है इसके लिए हमको कोई पैसा पे करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये हमको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है ना। तो एक बार इसको हम लोग पूरा यहाँ से यहाँ तक लेकर के रीड करते हैं। चलिए देखते हैं। इट रेफर्स टू द वर्थ ऑफ अ कमोडिटी। In simple words, it is usefulness of a commodity. For example, no one has to pay price for sunshine, है ना। सनशाइन के लिए हमको प्राइस नहीं देना पड़ता है। Its immense worth for life and can never be doubted। मतलब इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है, जैसे हमारे लिए भी, प्लांट्स के लिए भी, जो भी इस धरती पे जीव रह रहे हैं उन सभी के लिए सनशाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमको सूरज की किरणें नहीं मिलेंगी तो फिर जैसे कि प्लांट का ही ले लेते हैं, अगर प्लांट को धूप ना मिले तो वो खाना नहीं बना पाएंगे, खाना नहीं बनाएंगे तो मर जाएंगे बेचारे, है ना। तो प्लांट्स रहेंगे ही नहीं, अगर सूरज नहीं तो प्लांट्स भी नहीं, समझेगी नहीं। तो वही है यहाँ पे। इन इकोनॉमिक लैंग्वेज सनशाइन हैज़ अ हाई वैल्यू इन यूज। और अगर इकोनॉमिक लैंग्वेज में बात किया जाए तो सनशाइन का क्या है बच्चों, हाई वैल्यू इन यूज। क्यों, क्योंकि इसका सब लोग यूज करते हैं। समझ में आया आपको। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ फ्री गुड, और ये फ्री गुड का एक एग्जाम्पल है। क्लियर, समझना अच्छे से। चलिए अभी आगे चलते हैं। वैल्यू इन एक्सचेंज हम लोग देखते हैं। इट रेफर्स टू द वर्थ ऑफ अ कमोडिटी और अ सर्विस एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अनदर कमोडिटी। व्हेन दिस वैल्यू इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी इट इज कॉल्ड प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। अ गुड विच कमांड्स अ प्राइस इज टर्म एज एन इकोनॉमिक गुड। फॉर एग्जाम्पल टीवी, कार एक्सेट्रा। कुछ समझ में आया बच्चों, नहीं समझा, मैं समझाती हूँ। देखो वैल्यू इन एक्सचेंज का मतलब क्या, जैसे कि आप कोई सामान खरीदते हो तो उसके लिए आपको पैसा देना पड़ता है, जैसे टीवी, कार, ये सब के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका प्राइस देना पड़ेगा। तो ये क्या है आपका वैल्यू इन एक्सचेंज, समझे कि नहीं। तो वही दिया यहाँ पे। इट रेफर्स टू वर्थ ऑफ अ कमोडिटी और सर्विस एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अनदर कमोडिटी। व्हेन दिस वैल्यू इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, यानी ये जो वैल्यू है जब इसको मनी के टर्म में क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, प्राइस बोलते हैं। जैसे टीवी, तो टीवी का जो प्राइस रहेगा मतलब वो कितने का आपको मिलेगा, तो उसका जो प्राइस रहेगा उतने में आपको मिलेगा ना। यस, तो बस वही है यहाँ पे। समझ में आया आपको। तो पहला वैल्यू इन यूज, दूसरा क्या है बच्चों, वैल्यू इन एक्सचेंज। और यहाँ पे क्या दिया है लास्ट में, तो यहाँ पे ना वैल्यू इन एक्सचेंज और वैल्यू इन यूज आपको बताया गया है। आप थोड़ा इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे वाटर और डायमंड का एग्जाम्पल लिया गया है, बहुत ही सिंपल है। चलो एक बार रीड करते फिर मैं आपको समझाती हूँ। सुनो, सम कमोडिटीज हैव अ हाई वैल्यू इन यूज बट लो एक्सचेंज वैल्यू। सुनो ध्यान से, कुछ कमोडिटीज ऐसी होती हैं जिनका वैल्यू इन यूज क्या होता है बच्चों, हाई होता है, मतलब उसका बहुत ज़्यादा यूज होता है, लेकिन उनका जो ये है ना वैल्यू इन एक्सचेंज, मतलब जैसे कि हम लोग कोई सामान लेते हैं तो उसके लिए हमको पैसा देना पड़ता है, तो जो ये पैसा हम लोग देंगे ना वो क्या है, लो है। वैल्यू इन एक्सचेंज मतलब क्या, जो प्राइस है उसका वो क्या है, कम है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वाटर, अगर मैं वाटर की बात करूँ, वैसे तो फ्री ऑफ कॉस्ट हमको मिलता है, लेकिन अभी भी जहाँ पे पानी की कमी है वहाँ पे क्या किया जाता है, पानी के लिए भी पैसा लगता है। ठीक है, कई जगह पे लगता है। समझ में आ रहा है आपको। तो ये जो वाटर है इसका हाई वैल्यू इन यूज है, लेकिन जो इसका वैल्यू इन एक्सचेंज है ये क्या है बच्चों, ये लो है। समझ में आया। तो वही बात यहाँ पे लिखी गई है कि सम कमोडिटीज हैव हाई वैल्यू इन यूज बट लो एक्सचेंज वैल्यू। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वाटर। अब देखो कुछ, ये तो वाटर का हो गया जिसका हाई वैल्यू इन यूज है, बट इसका जो ये वैल्यू इन एक्सचेंज है वो क्या है बच्चों, लो है। लेकिन कुछ कमोडिटीज ऐसी भी होती हैं जिनका लो वैल्यू इन यूज होता है, मतलब वो ज़्यादा यूज में नहीं आती, लेकिन उनका जो वैल्यू ऑफ एक्सचेंज है ना वो बहुत हाई होता है। फॉर एग्जाम्पल
यहाँ पे देखिएगा डायमंड दिया गया है, डायमंड है ना, डायमंड सब लोग यूज करते हैं क्या, उसका बहुत ज्यादा यूज है नहीं, अगर वो हमको नहीं मिले तो भी हम जीवित रह सकते हैं क्योंकि वो हमारी लाइफ के लिए नेसेसरी नहीं है, समझ में आए, लेकिन फिर भी उसका जो वैल्यू है मतलब उसका जो वैल्यू इन क्या था बच्चों, वैल्यू इन यूज ये कम है, लेकिन वैल्यू इन एक्सचेंज वो क्या है बच्चों, ज्यादा है, इसके लिए हमको ज्यादा पैसा देना पड़ता है डायमंड के लिए। समझ में बात आई आपको? तो यही यहाँ पे वाटर और डायमंड का एग्जाम्पल लेकर के आपको समझाने की कोशिश की गई थी कि कुछ कमोडिटीज ऐसी होती हैं जिनका वैल्यू इन यूज ज्यादा होता है लेकिन वैल्यू इन एक्सचेंज कम होता है, और कुछ कमोडिटीज ऐसी होती है जिनका वैल्यू इन यूज क्या होता है, कम होता है, लेकिन वैल्यू इन एक्सचेंज क्या होता है बच्चों, हाई होता है। समझे? तो ये हो गया वैल्यू के बारे में, याद रहेगा ना, भूलना मत, वैल्यू इन एक्सचेंज, वैल्यू इन यूज, ठीक है। और लास्ट में आप लोग ये एग्जाम्पल भी बता सकते हो वाटर डायमंड वाला, ओके। चलिए अभी आगे चलते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा बच्चों 5th पॉइंट में क्या दिया है, वेल्थ। अब ये वेल्थ क्या होता है, तो देखो बच्चों वेल्थ कुछ भी हो सकता है जिसका मार्केट में कुछ ना कुछ वैल्यू हो और जिसको हम लोग पैसे के बदले में एक्सचेंज कर सकते हो, तो ऐसे कमोडिटीज को क्या बोला जाता है बच्चों, वेल्थ बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर, ये जो आपका फर्नीचर होता है इसके बदले में आप क्या कर सकते हो, यानी पैसे के बदले में इसको एक्सचेंज कर सकते हो ना, किसी को आप अगर ये फर्नीचर बेचोगे तो आपको पैसा मिलेगा कि नहीं, यस एवरीवन, बताओ मिलेगा कि नहीं, मिलेगा ना, यानी ये आपका क्या है बच्चों, वेल्थ है, ठीक है। अब देखो वेल्थ की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, तो यहाँ पे देखिएगा कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं, पहला यूटिलिटी, दूसरा है स्केर्सिटी, और तीसरा है बच्चों ट्रांसफरेबिलिटी, और चौथा क्या है, एक्सटर्नलिटी, ठीक है। अब ये चारों का मतलब क्या है, चलिए हम इसको समझते हैं। तो पहला क्या है बच्चों, यूटिलिटी, यानी जो भी आपका कमोडिटी है, जो भी आपका वेल्थ है, उसका यूटिलिटी होना चाहिए ना, उसका यूजफुलनेस होना चाहिए, तब तो जाके कोई उसको खरीदेगा। समझ में आ रहा है? वेल्थ मतलब क्या, जैसे कि आपके पास फर्नीचर है, अभी टूटा फूटा फर्नीचर रहेगा तो उसको कौन खरीदेगा, अगर वो अच्छे से रहेगा तब तो कोई खरीदेगा ना, यानी जो आपकी कमोडिटी है ना उसके अंदर क्या होनी चाहिए बच्चों, यूटिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। देखो क्या दिया है, A commodity must have the capacity to satisfy human wants, यानी ह्यूमन वॉन्ट्स को सेटिस्फाई करने की कैपेसिटी उसके अंदर होनी चाहिए, समझे। फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर एंड रेफ्रिजरेटर, ओके, क्लियर है आपको। यानी वेल्थ में वेल्थ का पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बच्चों, यूटिलिटी, दूसरा क्या है, स्केर्सिटी। अब इसका मतलब क्या होता है, तो स्केर्सिटी मतलब क्या, सिंपल से भाषा में समझिए, जैसे कि कोई सामान है वो मार्केट में बहुत ज्यादा अवेलेबल है, बहुत ज्यादा, ठीक है, तो फिर उसका वैल्यू क्या हो जाता है बच्चों, अपने आप ही कम हो जाता है, ठीक है, वो वैल्यू लेस हो जाता है। समझ रहे हो कि नहीं बात को, तो वो आपके लिए वेल्थ नहीं होगा। जैसे एक एग्जांपल से मैं आपको बताऊं क्या, एक बार पता है क्या हुआ था, प्याज का नाम आपने सुना होगा, प्याज तो सब जानते ही हैं। तो प्याज जो है ना वो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा उसकी पैदावार हुई थी, खेतों में बहुत ज़्यादा हुआ था। तो उसके बाद क्या हुआ कि प्याज की कीमत बहुत कम हो गई, ठीक है। तो किसान लोग क्या कर रहे थे, कम होने की वजह से पूरा ऐसे रोड पे बिखरा रहे थे, ठीक है, मैंने न्यूज़ में देखा था ऐसा कर रहे थे। तो वो वहाँ पे क्या है, वो जो आपका प्याज है उसका तो कोई वैल्यू नहीं है, वो क्या है, वैल्यूलेस, ऐसे ही रोड पे वो लोग बिखरा रहे थे। समझ में आ रहा है आपको? तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा वो अवेलेबल था, तो इसकी वजह से क्या हुआ, वो वैल्यूलेस हो गया, उसका कोई वैल्यू नहीं, मतलब वो अभी हमारे लिए वेल्थ नहीं है, समझे। तो जो भी गुड्स है ना, जो भी आपके पास कमोडिटी है, उसकी स्केर्सिटी होनी चाहिए। स्केर्सिटी मतलब बहुत ज़्यादा कमी नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो लिमिटेड होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा, वो प्याज के जैसा फिर सब लोग ऐसे रोड पे बिखराएंगे तो उसका आपको 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, समझे। तो वही यहाँ पे दिया गया है, स्केर्सिटी मतलब क्या, उसका थोड़ी कमी भी होनी चाहिए, ठीक है। देखो क्या दिया है यहाँ पे कि अ कमोडिटी मस्ट बी स्केर्स इन सप्लाई इन रिलेशन टू इट्स डिमांड। देखो अगर बहुत ज़्यादा आप सप्लाई कर दोगे किसी भी चीज़ का तो क्या होगा बच्चों, उसका जो डिमांड है वो कम हो जाएगा ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपने मार्केट में उसको सप्लाई कर दिया तो उसका प्राइस अपने आप ही कम हो जाएगा, समझे। तो वो क्या होना चाहिए, जो भी आपका कमोडिटी है वो कम होना चाहिए, स्केयर होना चाहिए, ठीक है। इफ़ इट इज़ टू बी इंक्लूडेड इन द टर्म वेल्थ, फॉर एग्जाम्पल ऑल इकोनॉमिक गुड्स फॉर विच प्राइस इज पेड, यानी जिसके लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों, प्राइस पे करते हैं, वही है आपका वेल्थ, ठीक है। समझा ना आपको स्केर्सिटी वाला, मतलब सिंपल से लैंग्वेज में समझिए कि वेल्थ आपके लिए क्या है, जिसकी स्केर्सिटी हो, ठीक है, वो डिमांड के हिसाब से उसकी सप्लाई होनी चाहिए, ठीक। चलिए अभी आगे देखते हैं बच्चों ट्रांसफरेबिलिटी। अब ये क्या होता है, तो बहुत ही सिंपल है, जो भी कमोडिटी है आपके पास, जो भी आपका वेल्थ है वो कैसा होना चाहिए, ट्रांसफरेबल होना चाहिए। जैसे कि हमारे पास कोई सामान है, हम किसी को
क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। जैसे फर्नीचर ही ले लेते हैं, फर्नीचर क्या है, ट्रांसफरेबल है, यानी पैसे के बदले में हम उसको बेच सकते हैं, वो उसको कहीं पे भी लेकर के जा सकता है, ठीक है। कोई व्हीकल है, ज्वेलरी है, ठीक है, तो ये सभी कैसे होते हैं, ट्रांसफरेबल होते हैं। ओके, तो जो आपका वेल्थ है ना वो कैसा होना चाहिए बच्चों, ट्रांसफरेबल होना चाहिए। तो अ कमोडिटी शुड बी ट्रांसफरेबल फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एज वेल एज प्लेस टू प्लेस, ठीक है, पर्सन टू पर्सन और प्लेस टू प्लेस वो ट्रांसफरेबल होना चाहिए, तभी आप उसको वेल्थ बोल सकते हो, ठीक है। If the good is material or tangible, then only it is possible to transfer if from place to place. For example, vehicle, jewelry और बस इतना ही है, ठीक है। और भी आप अपने मन से एग्जाम्पल सोचो, है ना, दिमाग तो है ही आपके पास, सोचिए जितने आप सोच सकते हो सोचो, ऐसे ऐसे करके। चलो अभी यहाँ पे फोर्थ वन देखते हैं बच्चों, एक्सटर्नलिटी। अब ये क्या होता है, तो अ गुड कैन बी ट्रांसफर ओनली इफ इट इज एक्सटर्नल टू ह्यूमन बॉडी, फॉर एग्जाम्पल बैग, चेयर एक्सेट्रा। देखो बच्चों, जो आपका गुड है ना वो कैसा होना चाहिए, एक्सटर्नलिटी मतलब क्या होता है, बाहर का, यानी वो ह्यूमन बॉडी के बाहर जो है, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर नहीं, हमारी बॉडी के ऑर्गन्स नहीं, समझ में आ रहा है, बॉडी के बाहर होने चाहिए, जैसे कि बैग और चेयर। तो ये भी आपका वेल्थ का कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, एक्सटर्नलिटी। तो क्या क्या बताया मैंने आपको, बताओ फटाफट से बताओ। यूटिलिटी है ना, उसकी यूजफुलनेस होनी चाहिए। फिर दूसरा स्केयरसिटी है ना, सप्लाई के मतलब डिमांड के हिसाब से उसकी सप्लाई होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा हो गया तब तो उसकी कोई कीमत ही नहीं रहेगी। इसके अलावा ट्रांसफरेबिलिटी, उसके अंदर ट्रांसफरेबिलिटी होनी चाहिए। एंड लास्ट में हमने क्या देखा, एक्सटर्नलिटी, यानी वो ह्यूमन बॉडी से बाहर होना चाहिए। ठीक, क्लियर है आपको। तो यहाँ पे हमने वेल्थ के बारे में पढ़ लिया है बच्चों। आई होप सो कि आप लोग को समझ में आया ही होगा। अभी नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पर्सनल इनकम। अब ये क्या है, तो अर्निंग रिसीव्ड बाय अ पर्सन फ्रॉम ऑल सोर्सेज इज कॉल्ड हिज पर्सनल इनकम। कितना सिंपल है, देखो जैसे कोई व्यक्ति है तो उसके जो भी सोर्सेज हैं तो वहां से उसको जो भी पैसा वो अर्न करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, पर्सनल इनकम कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। जैसे कोई व्यक्ति है, उसको मतलब वो कहीं पे काम करता है, समझ लो कि 2 जगह काम करता है, तो दोनों जगह से उसको जो पैसा मिल रहा है, जो भी वो पैसा अर्न कर रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, पर्सनल इनकम। जैसे एक जगह से समझ लीजिए उसको 20,000 मिल रहा है और एक जगह से 10,000 मिल रहा है। ठीक है, तो उसका टोटल इनकम क्या हो जाएगा, पर्सनल इनकम कितना होगा, 20 + 10 कितना, 30,000। समझे कि नहीं। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। 7वां यहाँ पे है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम यानी PDI। अब ये क्या होता है, ये भी बहुत सिंपल है। जो भी टैक्सेस पे करने के बाद आपके पास जो पैसा बचता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इट इज दैट पार्ट ऑफ पर्सनल इनकम विच इज लेफ्ट ओवर आफ्टर पेमेंट ऑफ टैक्सेस। क्योंकि देखो गवर्नमेंट को टैक्सेस भी हमको पे करना पड़ता है। ठीक है, कहीं ना कहीं हम भी क्या करते हैं, गवर्नमेंट को टैक्सेस पे करते हैं। समझ रहे हो कि नहीं। तो ये जो टैक्सेस पे करने के बाद आपके पास पैसा बचता है उसको आप लोग क्या बोलते हो बच्चों, जल्दी से बोलना, PDI यानी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है, डायरेक्ट टैक्सेस पे करना पड़ता है, जैसे कि वेल्थ टैक्स, जब भी सैलरी आती है ना किसी की तो उसमें टैक्स कट करके आता है। जो भी कंपनीज होती है वो मतलब उधर रजिस्टर की हुई रहती हैं। ठीक है, GST के अंदर। तो क्या किया जाता है, जब भी एम्प्लॉयज़ को दिया जाता है ना सैलरी, ठीक है, तो उसमें टैक्स काट करके दिया जाता है, यानी हमारे इनकम से उधर टैक्स कट जाता है। समझे। तो जो अभी पैसा मिला, मतलब अभी आफ्टर पेमेंट ऑफ टैक्स यानी टैक्स पेमेंट करने के बाद जो आपको पैसा मिला वही आपका क्या है बच्चों, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है बच्चों, वेरियस टाइप्स ऑफ इनकम। अब देखो इनकम के यहाँ पे अलग अलग टाइप्स हैं, तो ये आपको बताती हूँ मैं। ठीक है, इसको हम लोग पढ़ते हैं पहले। इसको ये जो बेसिक कंसेप्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स के उनको हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद से मैं इस पे आती हूँ और ये भी आपको फटाफट से एक्सप्लेन कर दूंगी, आसान है ये। ठीक है, चलो बच्चों, तो 7वां हमने देखा ना इधर, अभी 8वां है। यस, 8वां कहाँ गया, 1 मिनट। हाँ, ये देखो बच्चों, ये है 8th वन, इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब ये इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स विच इंक्लूड प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज एंड कंजम्पशन। देखो बच्चों, इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर ना ये 4 चीजें इंक्लूड होती हैं। क्या क्या, प्रोडक्शन, फिर डिस्ट्रीब्यूशन, फिर एक्सचेंज एंड कंजम्पशन। अब ये सब होता क्या है, चलो आपको एक एक करके समझाती हूँ। नाम से आपको समझ में आता रहेगा। प्रोडक्शन यानी क्या होता है, ये प्रोड्यूस करना, कोई भी सामान है उसको उसका प्रोडक्शन करना, उसी को हम लोग प्रोडक्शन बोलते हैं। देखो क्या लिखा है, प्रोडक्शन इज क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। ठीक है,
देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सच एज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। देखो बच्चों, प्रोडक्शन क्या होता है? क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, ठीक है, मतलब यूटिलिटी का क्रिएशन करना क्या कहलाता है? प्रोडक्शन। जैसे कोई सामान प्रोड्यूस हो रहा है वही है आपका प्रोडक्शन, ठीक है। अब सुनो, इसके अंदर भी बहुत है, देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अभी जो आपका प्रोडक्शन है ना, उसके फैक्टर्स भी होते हैं, कितने? 4। क्या क्या? लैंड, लेबर, फिर क्या था ये कैपिटल, और चौथा क्या है? एंटरप्रेन्योर। यानी आपको कोई चीज प्रोड्यूस करना है तो आपको सबसे पहले तो क्या लगेगा बच्चों? लैंड लगेगा, है ना। लैंड रहेगा तब तो आप क्या करोगे? वहां पे प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट कर पाओगे, ठीक है। तो लैंड मतलब क्या होता है? अगर सिंपल लैंग्वेज में आपसे पूछा जाए लैंड मतलब बताओ, तो आप बोलोगे जमीन, ठीक है, यही बोलोगे। क्या बोलोगे? जमीन। लेकिन इकोनॉमिक के टर्म में लैंड का मतलब क्या होता है बच्चों? धरती के ऊपर, नीचे, ठीक है, ऊपर और धरती के अंदर। समझ में आ रहा है? जो आपका अर्थ है इसके ऊपर, ऊपर मतलब ऊपर, ठीक है, और धरती पर, और इसके नीचे जो भी सामान है उनको हम लोग किस में इंक्लूड करेंगे? लैंड में इंक्लूड करते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि लैंड इन इकोनॉमिक्स इज अ वाइड टर्म, इट इज अ नेचुरल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। यानी जो भी नेचर से हमको मिलता है, जैसे कि जमीन जो है, लैंड जो है वो नेचर से मिलता है। वहीं अगर मैं एयर की बात करूं तो वो भी नेचर ने हमको दिया है। फिर जो आपका जमीन के अंदर से कुछ मिनरल्स वगैरह निकलते हैं तो वो भी नेचर ने ही दिया है, ठीक है। तो ये सभी किस में आते हैं बच्चों? लैंड में आते हैं। एक बार पढ़ो ना इसको, अभी आपको समझेगा, ठीक है। ये हमने देखा ना, it is a natural factor of production, any natural resource that is available on above and below the surface of the earth। ध्यान से सुनो, ऊपर and below the surface of the earth is called land in economics। इनको क्या कहा जाता है बच्चों? लैंड बोला जाता है इकोनॉमिक्स में। फॉर एग्जाम्पल मिनरल्स जो कहाँ पे पाए जाते हैं बच्चों? तो बिलो द सर्फेस ऑफ द अर्थ, जो अर्थ का सर्फेस है उसके नीचे पाए जाते हैं, है ना। सॉइल, वाटर, ये सभी अर्थ के ऊपर पाए जाते हैं। पानी हो गया, मिट्टी हो गया, ठीक है, तो ये सभी अर्थ के ऊपर पाए जाते हैं। ये भी सभी किस में आते हैं? लैंड में आते हैं, ठीक है। इसके अलावा बच्चों एयर हो गया, सनशाइन हो गया, विंड हो गया, तो ये सभी कहाँ पे हैं? अबोव द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी जो अर्थ का सरफेस है उसके ऊपर में है। तो ये सभी किस में आते हैं बच्चों? लैंड में आते हैं। और जो आपका लैंड है उसके बदले में हमको क्या मिलता है बच्चों? रेंट मिलता है। लैंड अर्न्स रेंट इन प्रोडक्टिव एक्टिविटी, समझे ना। तो इकोनॉमिक में लैंड का मतलब क्या होता है? सिंपल सा समझो, ये आपकी धरती है, इसके ऊपर जो चीजें नेचर ने दी है, इसके नीचे जो चीजें नेचर ने दी है, वो सभी किस में आते हैं? लैंड में आते हैं। एकदम सिंपल सा, ठीक है, क्लियर, अच्छे से हुआ ना। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। अब ये लेबर की बात करेंगे। अब लेबर क्या होता है? तो देखो बच्चों, अगर आपको प्रोडक्शन करना है तो आपको लेबर की तो जरूरत पड़ेगी। लेबर मतलब क्या? काम करने वाले लोग तो चाहिए होंगे ना, है ना। आपको अगर लोग नहीं लगाओगे तो आपका काम कैसे होगा, समझे। तो उन्हीं को क्या बोला जाता है? लेबर बोला जाता है। तो लेबर इज अ ह्यूमन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। लेबर क्या है? जैसे लैंड क्या है? नेचुरल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लेकिन ह्यूमन क्या है बच्चों? मतलब लेबर क्या है? ह्यूमन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। एनी फिजिकल और मेंटल एफर्ट undergone during the process of production to earn the reward of wages is called labor, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल भी दिया गया है, कारपेंटर, अकाउंटेंट, इंजीनियर, ये सभी क्या है? ह्यूमन ही है, जो क्या करते हैं? काम करते हैं। किसके लिए? ताकि इनको पैसे मिले, ठीक है, पैसे के लिए लोग काम करते हैं। तो बस इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? लेबर बोलते हैं, है ना। अगर आप कोई चीज प्रोडक्शन करने जा रहे हो वहां पे आपको लेबर की जरूरत तो पड़ेगी। तो ये हो गया आपका दूसरा फैक्टर। तीसरा है बच्चों कैपिटल। कैपिटल मतलब क्या? पैसा। पैसा तो लगाना ही पड़ेगा, पैसा नहीं लगाओगे तो फिर आप क्या प्रोड्यूस करोगे? कुछ नहीं। पैसा लगाओगे, रॉ मटेरियल लाओगे, तब तो जाके कुछ वहाँ पे अपने फैक्ट्री में प्रोडक्शन कर पाओगे, समझे। तो कैपिटल इज अ प्रोड्यूस्ड मीन्स फॉर फर्दर प्रोडक्शन। इट इज अ मैन मेड फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन विच अर्न्स रिवॉर्ड इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। फॉर एग्जाम्पल मशीनरी, टेक्नोलॉजी, फैक्ट्री, बिल्डिंग एक्सेट्रा। समझ में आया बच्चों। तो कैपिटल मतलब क्या होता है? मैंने बोला था अभी पैसा, ठीक है। तो वो पैसे से आप क्या खरीदोगे बच्चों? तो अब मशीनरी खरीदोगे, इसके अलावा टेक्नोलॉजी, फैक्ट्री, बिल्डिंग, तो ये जो सारी चीजें आप लोग खरीद रहे हो ये सभी आपके क्या होंगे? कैपिटल, क्योंकि ये हमने पैसे दे करके खरीदा है, ये हमको नेचर से नहीं मिले, समझे कि नहीं। समझ में आया। वो नेचर वाला तो लैंड में आएगा, लेकिन जो आप पैसे दे करके खरीद रहे हो वो सभी आपके क्या हो जाएंगे? कैपिटल। और इनसे आप क्या करोगे? इनकी मदद से आप लोग प्रोडक्शन करोगे, ठीक है। अब यहाँ पे लास्ट में क्या है बच्चों? एंटरप्रेन्योर। अब ये क्या होता है? तो एंटरप्रेन्योर मतलब सिंपल सा समझिए, ह्यूमन बीइंग। अब ह्यूमन बीइंग में लेबर भी आते थे, लेकिन ये लेबर एंड एंटरप्रेन्योर अलग अलग है, ठीक है। एंटरप्रेन्योर मतलब क्या?
जो क्या है, जो मालिक है, ठीक है। क्योंकि देखो अगर आपको कोई चीज़ प्रोड्यूस करना है तो वहाँ पे कोई एक मतलब कोई एक मालिक तो होगा जो कैपिटल वगैरह सब लगाएगा, ठीक है, पहले वो काम को स्टार्ट करेगा, समझे कि नहीं। तो वही क्या है, एंटरप्रेन्योर, ठीक है। देखो इसमें क्या दिया है कि एंटरप्रेन्योर इज द ऑर्गेनाइजर हु इज द रियल कैप्टन ऑफ द इंडस्ट्री। वो क्या है, इंडस्ट्री का रियल कैप्टन है। जैसे कि जो आपका सी होता है उसमें एक कैप्टन होता है ना, जिसके इशारे पे सब लोग काम करते हैं, वैसे आप समझिए कि ये क्या है, रियल कैप्टन ऑफ द इंडस्ट्री, ठीक है। ही इज अ स्पेशल काइंड ऑफ लेबर, ये भी एक्चुअल में लेबर ही होता है लेकिन स्पेशल काइंड का, हु गेट द वर्क डन टू अर्न द रिवॉर्ड ऑफ प्रॉफिट इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। यानी प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में जो भी प्रॉफिट होता है वो किसको मिलता है, तो वो एंटरप्रेन्योर को मिलता है, क्योंकि इसी ने ये बिजनेस स्टार्ट किया था, इसी ने ये सारी चीजें स्टार्ट की थी, ठीक है। तो ये जो लेबर लोग हैं उनका सबका पैसा देने के बाद जो भी पैसा बचेगा वो किसको मिलेगा, तो एंटरप्रेन्योर को मिलेगा। यानी जो भी प्रॉफिट होगा वो इसके हिस्से में जाएगा, ठीक है, समझे ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखना, आगे 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 आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन याद रखना, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है। यस, तो हमने यहाँ पे बच्चों प्रोडक्शन में 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देखे और मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग को समझ में आया ही होगा। अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे बच्चों, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अभी देखो इकोनॉमिक एक्टिविटी चल रहा है हमारा, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, तो इट इज डिवीजन ऑफ फैक्टर रिवॉर्ड्स अमंग डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्लेम देयर रिवॉर्ड्स ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है बच्चों, जैसे कि हमने ये जो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देखे, तो सबसे पहला इसमें क्या था बच्चों, लैंड था। तो लैंड के बदले में क्या मिलता है स्टूडेंट, यस एवरीवन, रेंट मिलता है, ठीक है। फिर लेबर को क्या मिलता है, वेजेस मिलता है। कैपिटल को इंटरेस्ट है ना, कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट मिलता है। और एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है, प्रॉफिट, ठीक है। तो यही है जी आपका डिस्ट्रीब्यूशन, समझ में आया। मतलब वो जो फैक्टर्स थे उनके बदले में क्या क्या डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, क्या क्या मिलता है, तो वही आता है डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। तो ये भी बात आपको याद रखनी है। बार बार मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि अभी आप जब 12th में जाओगे ना, वहाँ पे भी आपको ये देखने के लिए मिलेगा, समझे, इसीलिए मैं बोल रही हूँ अच्छे से इसको याद करो, पढ़ो, क्योंकि यहाँ पे ये चैप्टर के अंदर हम लोग इकोनॉमिक्स का बेसिक सीख रहे हैं, बेसिक, जो आपको आगे भी बहुत काम आएगा। चलो अभी हम लोग अगला देखते हैं, एक्सचेंज। अब ये क्या होता है, तो इट इज गिव एंड टेक बिटवीन वेरियस यूनिट्स इन द इकोनॉमी। एक्सचेंज रेफर्स टू सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इन इकोनॉमिक्स एक्सचेंज नेसेसरीली अ मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। यानी एक्सचेंज मतलब क्या होता है बच्चों, परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स, यानी जहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स को परचेज और सेल किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे मॉनेटरी ट्रांजैक्शन इंक्लूड होता है, ठीक है, एक्सचेंज में। लास्ट में देखेंगे बच्चों कंजम्पशन। अब ये क्या होता है, तो देखो हमने क्या किया, प्रोडक्शन किया, डिस्ट्रीब्यूशन किया, फिर एक्सचेंज किया यानी बेचा खरीदा, और फिर लास्ट में जो सामान खरीदा गया है उसको क्या किया जाएगा बच्चों, कंज्यूम किया जाएगा, यानी उसका हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो बस वही क्या कहलाता है बच्चों, कंजम्पशन कहलाता है, ठीक है। इट इज मेकिंग यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, ठीक है। जैसे चौक बना तो वो बेचा गया, वो हमारे पास आया, हमने क्या किया, बोर्ड पे उससे लिखा, तो हमने क्या कर लिया, इसको, ये चौक को कंज्यूम कर लिया, ठीक है। तो ये है आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या क्या आता है बच्चों, एक बार आपको रिवाइज करवाती हूँ। आप सोचोगे कितने बार एक ही चीज बता रहे हो, लेकिन बार बार पढ़ने से हमको याद होता है, ठीक है। तो पहला प्रोडक्शन, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन, तीसरा क्या था बच्चों, एक्सचेंज, चौथा क्या था, कंजम्पशन, ठीक है। क्लियर है, आपको समझ में आया। तो यहाँ पे ये जो आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स है ना बच्चों, ये हो चुका है कंप्लीट। अभी आगे क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो इसको हम लोग अभी नहीं पढ़ने वाले, पढ़ेंगे हम लोग कब पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और अगले वीडियो में आपका ये जो चैप्टर नंबर 1 है ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलो अभी मैंने ये छोड़ा था ना, ये भी आपको फटाफट से बता देती हूँ। फॉलोइंग आर द वेरियस टाइप्स ऑफ इनकम। तो कौन कौन से टाइप्स के इनकम है बच्चों, पहला है फिक्स्ड इनकम। फिक्स्ड इनकम मतलब क्या, जो फिक्स होता है, नाम से याद रखो। फिक्स इनकम मतलब क्या, इनकम विच रिमेन स्टेबल, जो स्टेबल रहता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, फॉर एग्जांपल रेंट और वेजेस, ठीक है। ये क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, रेंट मिलना है तो इतना ही मिलेगा, ठीक है। बाद में उस मतलब थोड़ा महंगाई बढ़ती है तब जाके रेंट बढ़ता है, लेकिन नॉर्मली तो ये स्टेबल ही रहता है, हर महीने ये चेंज नहीं होने वाला, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है बच्चों, फिक्स्ड इनकम। फिर यहाँ पे अगला है फ्लक्चुएटिंग इनकम, जो फ्लक्चुएट होता रहता है। जैसे कि जो एंटरप्रेन्योर है यानी जो बिजनेस कर रहा है, ठीक है, तो उसका जो प्रॉफिट है ना वो क्या होगा, वो फ्लक्चुएट होता रहेगा, ठीक है। कभी कभी ऐसा हो सकता है उसको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाए,
कभी कभी ऐसा हो सकता है कि उसको कम प्रॉफिट हो या कभी उसको लॉस हो जाए, समझे। तो ये कैसा इनकम है बच्चों, फ्लक्चुएटिंग इनकम। तो जो लोग बिजनेस करते हैं ना उनका इनकम कैसा होता है, फ्लक्चुएटिंग, अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं। फिर यहाँ पे अगला है मनी इनकम। मनी इनकम मतलब क्या होता है, तो आपको जो मनी मिलता है ना, आप कोई काम करते हो तो उसके बदले में जो आपको करेंसी मिलती है कंट्री की, ठीक है, जो पैसा मिलता है, बस वही आपका क्या है, मनी इनकम है। समझे कि नहीं। देखो वहाँ पे इसमें यही एक्सप्लेनेशन में लिखा गया है कि इट इज इनकम रिसीव्ड इन एक्चुअल करेंसी ऑफ द कंट्री, इन अदर वर्ड्स इट इज इनकम इन कैश, ठीक है। अगला देखिए बच्चों क्या है, रियल इनकम। अब ये रियल इनकम क्या होता है, तो इट इज द परचेजिंग पावर ऑफ मनी इनकम, यानी जो आपका मनी इनकम है ना उसकी जो परचेजिंग पावर है उसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, रियल इनकम कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल क्या क्या हमने पता है, हम पहले जब भी जाते थे ना तो 100 रुपया जब भी मार्केट में लेकर के जाते थे, तो सपोज करो कि हमको 10 रुपये का एक पेन मिलता था। पेन का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, सिंपल रहेगा। पेन का 10 रुपये का एक पेन मिलता था, तो 100 रुपये में हम लोग कितने पेन खरीद सकते हैं बच्चों, 10 पेन खरीद सकते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, पहले की बात कर रही हूँ, पहले, ठीक है, लेकिन अब जब हम मार्केट में गए ना तो हमें क्या पता चला, हमें तो 10 पेन लाने थे, तो हम पहले का गए थे, ठीक है, तो हमने देखा था कि 100 रुपये के हमको 10 पेन मिले थे, तो हमने सोचा कि चलो देखते हैं मार्केट में शायद हमको 100 रुपये में 10 पेन मिल जाए, ठीक है। यही सोच करके हम 100 रुपये लेकर के गए, लेकिन वहां पे जाने के बाद क्या पता चलता है, पता है आपको, जो पेन है ना उसका प्राइस बढ़ चुका है, ठीक है। कितना हो चुका है, तो पहले जो पेन 10 रुपये का मिलता था अब मिलता है 15 रुपये का। तो बताओ क्या अभी भी आप 10 पेन खरीद पाओगे, नहीं खरीद पाओगे। तो कितने पेन खरीद पाओगे, तो कितने, 6 पेन आप खरीद पाओगे, क्योंकि 15 सिक्सा क्या होता है, 90 होता है, और 10 रुपये आपका बच जाएगा, है ना। तो बताओ कितने पेन खरीद पाओगे बच्चों, 6। पहले कितने खरीद पाते थे, 10। तो यहाँ पे जो आपका परचेजिंग पावर है ना, पैसा तो उतना ही है, लेकिन इन्फ्लेशन की वजह से, महंगाई बढ़ने की वजह से जो आपका ये जो आपका रियल इनकम है ना वो क्या हो गया है बच्चों, कम हो गया है। यानी पैसा तो वही है, पहले भी 100 था अभी भी 100 है, लेकिन जो पैसे की वैल्यू है ना वो अभी कम हो गई है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, रियल इनकम कहते हैं, ठीक है। पूरा आपको डिटेल में नहीं जाना, आगे जब आएगा तो आपको बताऊंगी, चिंता मत करना। इसके लिए प्रॉपरली फॉर्मूलेज वगैरह होते हैं जिनकी मदद से रियल इनकम को फाइंड आउट किया जाता है। अभी आपको बस ऐसे शॉर्ट में समझना है, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट में ही दिया गया है, तो उतना ही मैं आपको बताऊंगी। अगला यहाँ पे है, ये कहाँ पे आ गए देखो, अगला यहाँ पे है कॉन्ट्रेक्चुअल इनकम, यानी जो जिसमें कॉन्ट्रैक्ट हुआ रहता है। जैसे कि दिस इनकम इज पेड एज पर द टर्म्स एंड कंडीशंस, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं उसके हिसाब से इसको पे किया जाता है। जैसे कि रेंट, ठीक है, इतना रेंट तुमको दिया जाएगा, एग्रीमेंट बनाते हैं ना, एग्रीमेंट बनवाते हैं ना, ठीक है, कि इतने से इतने महीने तक आपको इतना रेंट देना पड़ेगा। वैसे ही वेजेस में भी होता है, मतलब जिसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हो उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, कॉन्ट्रेक्चुअल इनकम कहते हैं। अगला यहाँ पे है रेसिड्यूल इनकम। अब ये क्या होता है, जैसे कि जो एंटरप्रेन्योर है, बराबर, तो सब कुछ पे करने के बाद लेबर्स को दे देंगे, फिर जो उनका जो भी इंटरेस्ट वगैरह है सब देने के बाद जो भी प्रॉफिट बचता है, ठीक है, जो भी पैसा बचता है वो सभी किसके हिस्से में जाता है, तो एंटरप्रेन्योर के हिस्से में जाता है। समझ में आया, तो वही आपका रेसिड्यूल इनकम। तो वही दिया यहाँ पे देखो, इनकम मतलब जो लास्ट में बचता है, ठीक है, उसी को हम लोग रेसिड्यूल इनकम कहते हैं। इनकम विच इज लेफ्ट ओवर आफ्टर मेकिंग पेमेंट्स ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को पे करने के बाद जो पैसा बचा खुचा पैसा क्या कहलाता है बच्चों, रेसिड्यूल इनकम कहलाता है। जैसे कि प्रॉफिट, मैंने आपको एग्जांपल भी दे करके समझा दिया। चलो अभी अगला देखते हैं, अर्न इनकम, यानी हम काम करते हैं हमको पैसा मिलता है, हमने काम किया तब जाके हमको पैसा मिला, यानी हमने वो पैसे को कमाया, तो वो आपका अर्न इनकम है। अनअर्न इनकम मतलब क्या, जिसके लिए आपने काम नहीं किया लेकिन फिर भी आपको वो पैसा मिला, तो उसको हम लोग कहते हैं अनअर्न इनकम। जैसे कि लॉटरी प्राइजेस, लॉटरी में जो आपको प्राइजेस मिलते हैं बच्चों, तो क्या उसके लिए मेहनत करते हो, नहीं, आप मेहनत नहीं करते, आपको ऐसे ही मिल जाता है। समझ में आया। अब देखो यहाँ पे अगला है विंडफॉल गेन्स, मतलब मार्केट की वजह से जब भी आपको क्या होता है, मार्केट में अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं ना, तो उसकी वजह से जो आपको प्रॉफिट हुआ उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, अनअर्न इनकम कहते हैं। यानी जिसके लिए हमने मेहनत नहीं की वो हमको बैठे बिठाए मिल गया, समझे। तो यहाँ पे ये कुछ टाइप्स के इनकम थे, तो इसको भी आप लोग को समझना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो फाइनली माइक्रो इकोनॉमिक्स हो चुका है कंप्लीट। अभी नेक्स्ट वीडियो में क्या देखेंगे हम, मैक्रो इकोनॉमिक्स, बहुत ही छोटा सा है,
ठीक है, तो चलो बच्चों फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। जब तक मैंने आपको जितना पढ़ाया है प्लीज़ अच्छे से रिवाइज करना। और सुनो, ये जो आपका लेसन है, यही नहीं जो आपके दूसरे भी सब्जेक्ट है, दूसरे लेसन हैं, उनके सारे वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, तो अलग से हर एक सब्जेक्ट के लिए प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहाँ से जाकर के आप सारे वीडियोस को देख सकते हो। ठीक है, चलिए बच्चों चलते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।